हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस अकेडमी पर। फ्रेंड्स, आप लोगों ने कमेंट किया है कि पर्यावरण का जो नोट्स है वो डिटेल से पढ़ाया जाए, तो आपके कमेंट्स को देखते हुए हम लेकर उपस्थित हुए हैं एनवायरनमेंट, जो डिटेल से हम पढ़ेंगे। कमेंट करने वाले हैं पूनम रावत, शुभम राव और अनिल मिश्रा। आइए आप लोग पढ़िए अच्छे से। आई थिंक एंजॉय करेंगे मेरे साथ पढ़ने में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर से, जिसका नाम है पर्यावरण। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, उसे हम सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? पर्यावरण। पर्यावरण के ये अजैविक एवं जैविक संगठक आपस में मिलकर अंतरक्रिया भी करते हैं। पर्यावरण किससे मिलकर बना होता है? जैविक और अजैविक से। यह संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं और उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत क्या परिभाषा दी गई है पर्यावरण की? पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं तथा उनके साथ क्रिया अंतःक्रिया को पर्यावरण कहते हैं। परि और आवरण शब्दों को जोड़कर क्या बनता है? पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति होती है। अतः पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है जो आवरण हमें चारों ओर से घेरे हुए है, उसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है तथा जैविक एवं अजैविक तत्वों को आपस में पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। मतलब पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जो विभाजित नहीं होती है, यह जैविक तथा अजैविक तत्वों से मिलकर बना होता है। पर्यावरण के 3 संगठक होते हैं, यानी 3 वर्गीकरण इसके हैं। भौतिक या अजैविक, जिसमें हमारा आता है स्थल, वायु, जल। जैविक में पादप, जंतु और सूक्ष्म जीव। और सांस्कृतिक में मानव निर्मित व गतिविधियां आती हैं। सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक गतिविधियां शामिल होती हैं। आगे देखते हैं। अतः पर्यावरण कई संगठनों से निर्मित एक संरचना है। यह सभी जैविक और अजैविक अवयवों का मिश्रण है जो जीवों को चारों ओर से प्रभावित करता है। पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं, कुछ कारक नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। पर्यावरण का बृहत व लघु स्तर पर हम समझ सकते हैं पर्यावरण को। इसके साथ ही क्षेत्रीय तथा भूमंडलीय स्तर पर भी पर्यावरण की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। आइए हम इसका क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पर्यावरण से अभिप्राय है भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इसके चारों ओर अस्तित्व में है। क्या हम उसे पर्यावरण कहेंगे? उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं। क्या इन सबको हम पर्यावरण कह सकते हैं? तो जी हाँ, हम इन सभी को हम पर्यावरण कह सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी इसका आंसर है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का वो समूह जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है, उसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण। पर्यावरण जैविक और अजैविक संगठन से मिलकर बने होते हैं। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में आया था, जिसके तहत पर्यावरण की परिभाषा दी गई है। पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं तथा उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पर्यावरण किससे बनता है? जैविक घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैविक घटकों से, उपयुक्त सभी से। तो ये सारे से बनता है पर्यावरण, सभी घटकों से। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्गीकरण इसका अंश नहीं है? परिचालन पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, जैविकी पर्यावरण।
तो इसका आंसर है ए। हमने अभी पढ़ा था कि भौतिक, जैविक, सांस्कृतिक ये सारे पर्यावरण के घटक हैं, जबकि परिचालन पर्यावरण का घटक नहीं है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सामान्यतः पर्यावरण को भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण और जैविकी पर्यावरण में वर्गीकृत किया गया है। भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत भू आकृति, जलाशय, जलवायु, मृदा, चट्टान, खनिज आदि आते हैं। सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत क्या आता है? मानव निर्मित गतिविधियां जैसे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थितियां शामिल होती हैं। जबकि जैविकी पर्यावरण के अंतर्गत वनस्पति, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। ये है चैप्टर सेकेंड, धारणीय विकास या सतत विकास। इसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहते हैं। आइए इसको देखते हैं। धारणीय विकास विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी हम ध्यान में रखते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? धारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की यही परिभाषा है। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिए कि अभी जो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है और जो हम चल रहे हैं, इसमें प्राकृतिक आवश्यकताओं की जो भी खनिज संसाधन है उनकी पूर्ति हमारे जीवन में भी बनी रहे और हमारे आने वाले पीढ़ी में भी बनी रहे, यही धारणीय विकास की अवधारणा है। देखते हैं। धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, संरक्षण, उचित प्रबंधन करना है। ध्यातव्य है कि इस शब्द की व्याख्या जो है कब आई थी? इस शब्द की व्याख्या या परिभाषा इसकी कब आई थी? ये देखते हैं। 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट WCED ने अपनी रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर में दी थी। 1992 में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन में घोषित एजेंडा 21 या रियो घोषणा के प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया था। इसके साथ ही 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित सम्मेलन में मुख्य मुद्दा क्या था? सतत विकास का था। तो ये आपका पर्यावरण जो धारणीय विकास की अवधारणा कब आई थी? तो ये आई थी 1987 के वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट में आई थी इसकी अवधारणा। और इसको मतलब जैसे इसको हम क्या कहेंगे, इसमें क्रियान्वयन कब करेंगे? तो ये वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में जो आयोजित हुआ था सम्मेलन, उसमें सतत विकास मुख्य मुद्दा था कि हम इस पे कैसे काम करेंगे। तो इंडिया में जो है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लेके आया गया है, जिसके तहत इस पे काम किया जा रहा है। आगे देखते हैं। वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा वर्ष 1987 में प्रकाशित रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर, जिसे हम ब्रटलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं, के अनुसार सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान की आवश्यकता को पूरी करें। इसका तात्पर्य है कि मानव समाज का सतत भविष्य तभी सुनिश्चित हो सकता है जबकि आर्थिक गतिविधियां और मानव कल्याण के समर्थन हेतु आवश्यक जैव, भौतिक और सामाजिक परिस्थितियां पीढ़ी दर पीढ़ी पोषित हों। सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता घटाना सभी आवश्यक है। प्रकृति की अपनी सुंदरता है, अपनी सीमाएं हैं, अतः हमें चाहिए कि पहले हम प्रकृति को समझने का प्रयास करें, उसके बाद अपनी विकास की नीतियों का निर्धारण करें। अतः आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही टिकाऊ विकास या सतत विकास है। टिकाऊ विकास की अनिवार्य शर्तें क्या हैं? वे सूचनाओं की उपलब्धता पर आधारित होती हैं। आगे देखते हैं। उल्लेखनीय है कि ये सूचनाएं सुदूर संवेदन तकनीकी, सांख्यिकी विधि, भौगोलिक सूचना तंत्र और पर्यावरण सूचना तंत्र इत्यादि के द्वारा प्राप्त की जाती हैं, इत्यादि तरीकों से प्राप्त की जाती हैं। इन प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अनुकूलतम स्तर पर निर्धारण किया जाता है, फिर विकास की योजनाओं की रूपरेखा तैयार की जाती है।
आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। नीचे दिए गए कथन और कारण दिए हैं, जिसमें कौन सही है ये आंसर आपको बताना है। सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान की आवश्यकता को पूरी करें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका आंसर है ए, दोनों कथन और कारण दोनों ही सही हैं। आइए देख लेते हैं क्या कह रहा है ये, इसका एक्सप्लेनेशन। वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा वर्ष 1987 में प्रकाशित रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर, जिसे ब्रटलैंड रिपोर्ट भी के नाम से भी जाना जाता है, सतत विकास से अभिप्राय है ऐसे विकास से जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान की आवश्यकता को पूरी करें। इसका तात्पर्य है मानव समाज का सतत विकास तभी सुनिश्चित हो सकता है जबकि आर्थिक गतिविधियां और मानव कल्याण हेतु समर्थन हेतु आवश्यक जैव भौतिक सामाजिक पारिस्थितिकी परिस्थितियां पीढ़ी दर पीढ़ी पोषित हों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई। वह प्रतिवेदन क्या था? जलवायु परिवर्तन पर पहला प्रतिवेदन आवर कॉमन फ्यूचर, जलवायु परिवर्तन पर दूसरा प्रतिवेदन, पांचवा मूल्यांकन प्रतिवेदन। तो इसका आंसर है बी। 1987 में जो संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण संबंधित प्रतिवेदन आया था वो किसके तहत आया था? आवर कॉमन फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनिए। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन। तो इसका आंसर है बी। सबसे पहले फोर्थ नंबर आता है द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन, फिर सेकेंड आता है ब्रटलैंड रिपोर्ट और फिर आती है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और उसके सबसे लास्ट में आता है रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन 1972 में होता है। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन जून 1992 में, और ब्रटलैंड रिपोर्ट या आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट 1987 में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन जो होता है जनवरी 1989 में आता है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 4। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, औद्योगिक संसाधन, सामाजिक संसाधन। तो इसका आंसर है ए। प्राकृतिक संसाधन जो मौजूद हैं हमारे पृथ्वी पे, उसके लिए यह संवेदनशीलता का विषय होता है। धारणीय विकास विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। धारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, संरक्षण और उचित प्रबंधन हो, जिससे क्या हो, आगे की पीढ़ी के पास भी प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध रहे। क्वेश्चन नंबर 5 है, सतत विकास के लिए आवश्यक है जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण करना, प्रदूषण को नियंत्रित करना और
निर्धनता को घटाना, ये सभी उसके आवश्यक टर्म हैं। आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही टिकाऊ विकास या सतत विकास कहलाता है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में यह एक भूमंडलीय दृष्टिकोण बन चुका है। टिकाऊ विकास की जो अनिवार्य शर्तें हैं वे हैं सूचनाओं की उपलब्धता पर आधारित होती हैं वो, और ये सूचनाएं हमें कैसे मिलती हैं? ये सारी हमें सैटेलाइट्स के द्वारा मिलती हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा प्रकृति में कार्बन चक्र व जल चक्र। आइए इसको पढ़ते हैं हम। पर्यावरण विभिन्न अजैविक एवं जैविक घटकों से मिलकर बना है। ये घटक आपस में अंतःक्रिया करते हैं। सामान्यतः यह अंतःक्रिया एक चक्रीय स्वरूप में होती है, अर्थात तत्वों का चक्रण एक रूप से दूसरे रूप में होता रहता है। यह चक्रण प्रकृति में कार्बन चक्र, जल चक्र इत्यादि के रूप में दिखाई देता है। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से, जीवधारियों द्वारा श्वसन प्रक्रिया से, ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से और जीवाश्म ईंधनों के दहन से इत्यादि से कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पहुंचती रहती है। जब कार्बनिक पदार्थों का अपघटन होता है, जीवधारियों द्वारा श्वसन लिया जाता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? वायुमंडल में छोड़ते हैं। और जब ज्वालामुखी प्रक्रियाएं होती हैं तो इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। जीवाश्म ईंधन का दहन होता है तो भी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पहुंचती रहती है। ठीक। पोषित पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। और जब पौधे अपना खाना बनाते हैं या भोजन बनाते हैं तो वो क्या करते हैं? वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। हमें बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है, जो ऑक्सीजन हम मनुष्य ग्रहण करते हैं सांस लेने के लिए। कार्बन चक्र वायुमंडल में कार्बन तत्व का संतुलन बनाए रखता है। कार्बन चक्र क्या होता है? यह संतुलन बनाए रखता है। एक तरफ पेड़ पौधे अगर कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं तो दूसरी तरफ ज्वालामुखी प्रक्रियाएं, जीवाश्म ईंधन, ये सारे क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी छोड़ रहे हैं वायुमंडल में, जिससे क्या करता है? एक चक्र बना रहता है। जैसे आप जल का देख लीजिए, जब जल का क्या होता है? जब सूर्य की उष्मा पहुंचती है जल पे, समुद्र पे, तो ये क्या करते हैं? भाप बन के ऊपर जाते हैं, फिर बारिश के द्वारा फिर नीचे आ जाते हैं। तो ये कहते हैं निरंतर प्रोसेस बना रहता है। अब हम देखते हैं, ध्यातव्य है कि कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है। यह अपने मूल रूप में ग्रेफाइट एवं हीरा में पाया जाता है। कार्बन किस मूल रूप में होता है? ग्रेफाइट और हीरा में कार्बन पाया जाता है। यौगिक के रूप में यह वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में भी पाया जाता है। विभिन्न प्रकार के खनिजों में भी कार्बन पाया जाता है। जल की तरह कार्बन का भी विभिन्न भौतिक एवं जैविक क्रियाओं के द्वारा पुनर्चक्रण होता रहता है। वहीं दूसरी ओर जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है और जल का वाष्पीकरण करता है। वायुमंडल में नमी वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है। वायुमंडल में जितना नमी होगी उतना ही बारिश होगी। सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा यथा बूंदाबांदी, वर्षा, बर्फबारी इत्यादि वायुमंडल की नमी की मात्रा में बढ़ोतरी से, अगर वायुमंडल की नमी में बढ़ोतरी हो रही है तो बूंदाबांदी या वर्षा में भी बढ़ोतरी होगी। सौर विकिरण द्वारा बर्फ का जल में द्रवीकरण होता है। जल चक्र हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। प्रकृति में जल चक्र को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। आइए हम इसको पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है। जल चक्र पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। पौधे भूमि में प्रतिरोपित किए जाते हैं तथा भूमि में उपस्थित उनके मूल रोमों द्वारा वे जल का अवशोषण करते हैं।
मूल रोम मतलब जड़ के द्वारा वो जल का अवशोषण करते हैं। सामान्यतः पौधे के अधिकांश मूल रोम या जड़ प्रतिरोपण के कारण नष्ट हो जाते हैं। जब हम उनको एक जगह से दूसरी जगह कोई भी पौधा लगाते हैं तो कुछ जड़ उसकी नष्ट हो जाती है, यही कह रहा है। इसलिए कई प्रतिरोपित पौधे में वृद्धि नहीं होती है। ध्यातव्य है कि मूल रोम या जड़ मृदा में उपस्थित मृदा विलयन के संपर्क में रहते हैं। इन मूल रोमों के द्वारा ही पौधे भूमि से जल का अवशोषण करते हैं। मूल रोम की कोशाभित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। इसके साथ ही इसमें कुछ पैक्टिन भी पाया जाता है। पैक्टिन के कारण ही मूल रोम मृदा से चिपके होते हैं। मृदा से कौन सा ऐसा एंजाइम है जिसके द्वारा मूल रोम जो होते हैं, जड़ जो होते हैं, मृदा से चिपके होते हैं, तो उसका नाम है पैक्टिन। मूल रोमों की कोशिका भित्ति पारिगम्य कला की तरह कार्य करती है। इसके अलावा एक कारण यह भी है कि खेतों में उर्वरकों फर्टिलाइजर का प्रयोग करने पर यदि शीघ्र ही अधिक जल से खेतों की सिंचाई नहीं होती है तो मृदा विलयन की सांद्रता अधिक हो जाती है। इससे जड़ के मूल रोमों द्वारा जल अवशोषण कठिन हो जाता है, तब ये जल का अवशोषण नहीं कर पाते हैं। इससे पौधे क्या होते हैं, मुरझा जाते हैं। उल्लेखनीय है कि जल का अवशोषण प्राप्य भूमि जल, मृदा के तापमान, मृदा विलयन की सांद्रता, मृदा की वायु जैसे कारकों पर निर्भर करता है। इस प्रकार जलमंडल में स्थित जल चक्र द्वारा पर्यावरण में अपनी भूमिका विभिन्न प्रकार से निभाता है। जल चक्र के साथ साथ वायुमंडल में होने वाली गतिविधियां भी पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय, ज्वालामुखी क्रियाएं। उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ती हैं? तो इसका आंसर है सी 2, 3, 4। श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय, ज्वालामुखी प्रक्रियाओं द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पहुंचती है। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन, जीवधारियों द्वारा श्वसन प्रक्रिया से, ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से, जीवाश्म ईंधनों के दहन से इत्यादि से कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पहुंचती है। स्वपोषित पौधे अपने प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, न कि छोड़ते हैं। ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, मतलब लेते हैं, जबकि ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, जैविक पदार्थों का क्षय, ज्वालामुखी क्रिया। श्वसन, जैविक पदार्थों का क्षय और ज्वालामुखी क्रिया द्वारा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, मतलब वहाँ पे बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड हो जाते हैं वायुमंडल में, जबकि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? कार्बन चक्र में, हाइड्रोजन चक्र में, जल चक्र में, नाइट्रोजन चक्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जल चक्र में। कैसे होती है? क्योंकि जल चक्र क्या करता है, सौर विकिरण के द्वारा ही बना रहता है। जैसे अब नदी और समुद्र के द्वारा जहाँ भी जल पाया जाता है तो सूर्य के द्वारा जो होता है वाष्पीकरण होता है। जब सूर्य से पानी गर्म होता है तापमान के द्वारा, तो पानी गर्म होके कहाँ जाता है, वाष्पीकरण होके वायुमंडल में जाता है। वायुमंडल में संघनित तो होके और वर्षा के द्वारा दोबारा जमीन पे आ जाता है। तो उसी को कहते हैं हम जल चक्र। एक प्रोसेस, एक तरह से वायुमंडल में जा रहा है पानी, फिर वापस आ रहा है। ठीक, जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है, जल का वाष्पीकरण करता है और विकिरण द्वारा बर्फ का जल में द्रवीकरण होता है। जल चक्र हाइड्रोस्फीयर में जल के विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है हवा के दबाव पर, वायुमंडल में नमी पर, जल चक्र पर, तापक्रम पर। तो इसका आंसर है बी। वायुमंडल में नमी जितना रहेगी, जितना अधिक नमी रहेगी उतनी अधिक वर्षा होगी।
क्वेश्चन नंबर 5 है, कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि नई मिट्टी में इष्ट खनिज पदार्थ नहीं होते हैं। अधिकांश मूलरूप नई मिट्टी को अधिक सख्ती से जकड़ लेते हैं। प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूलरूप नष्ट हो जाते हैं। प्रतिरोपण के दौरान पत्तियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। तो इसका आंसर है सी। पौधे के अधिकांश मूलरूप प्रतिरोपण के कारण नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कई प्रतिरोपित पौधों में वृद्धि नहीं होती है। खेतों में उर्वरकों का प्रयोग करने पर यदि शीघ्र ही जल से खेतों को सिंचाई नहीं होती है तो मृदा विलयन की सांद्रता जो होती है वो अधिक हो जाती है। इससे जड़ के मूल रोमों द्वारा जल अवशोषण करना कठिन हो जाता है, जिस कारण पौधे मुरझा जाते हैं। फ्रेंड्स, अब आ गया हमारा वायुमंडल चैप्टर, तो इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हम आपको डेली करंट के 2 टॉपिक देंगे जिसको आपको खुद ही कवर करना है, चाहे गूगल सर्च से चाहे किसी भी करंट अफेयर से। तो पहला टॉपिक है हमारा, भारत का पहला निजी प्रक्षेपण यान कौन सा है और कब इसे प्रक्षेपित किया गया है। और दूसरा टॉपिक है हमारा, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2022 में इंडिया की रैंकिंग कितनी है। आई होप आपको ये अच्छे से कवर करने पे शायद कुछ बेनिफिट प्री के लिए हो जाए, जो 14 मई को है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो कैसी लगी इसके लिए ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।